पढ़ाया जा रहा है वो 4 घंटा अच्छे से होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, जब क्लास में ध्यान से नहीं पढ़ते हो ना, वो घर जाके वही चीज जो पढ़ाया गया फिर से आपको रिवाइज करने में 1.5 से 2 घंटा बीत जाता है। और क्लास में वही अगर अच्छे से पढ़ लिए होते तो वो 1.5-2 घंटा जो आप रिवाइज करने में ले जा रहे हो डायरेक्ट उसमें क्वेश्चन बनाते, समझ गया? तो सिर्फ डिफरेंस यही है, इससे क्रिएट होना शुरू हुआ क्लास से ही। क्लास में कुछ लोग हम देखते हैं कि आपस में बातें करते रहते हैं, 11th में कुछ क्लास ही, जो कि बिल्कुल आपके पढ़ाई के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इस तरह की आदतें बिल्कुल ना डालो। और दूसरी चीज, लोग आते हैं तो दोस्त ढूंढ ढूंढ कर बैठते रहते हैं। अरे जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ। क्लास में दोस्ती करना है, पढ़ना है। चलो लेट क्यों हो गया? स्कूल था, थोड़ा सा टाइम से आएंगे सब लोग, ठीक है ना? क्योंकि आज तो पहला दिन है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा भी छूटेगा ना तो उसका अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ता है। अंटिल अनलेस आप कंपनसेट नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ा सा भी छूटेगा आप उसको अगर समझते रहेंगे तो फिर वो दिक्कत करेगा। इसलिए सब लोग कोशिश करेंगे कि टाइम से अंटिल अनलेस की कोई इमरजेंसी ना क्रिएट हो गया। इसको प्रैक्टिस नहीं बनाना है, हमको डेली हमको लास्ट में ही जाना है, 5 मिनट लेट ही जाना है, इसको प्रैक्टिस नहीं करना। चलो अब थोड़ा सा पढ़ाई से रिलेटेड अभी हम लोग कॉपी किताब जो भी आप बनाए हो, आई थिंक कि 11th बताया गया वो कॉपी बनाने का। एक सब्जेक्ट में 3 कॉपी बनाते हैं, कौन कौन सा? क्लास नोट्स है, प्रैक्टिस और क्वेश्चन के लिए। हाँ, जो क्वेश्चन के लिए आप लोग प्रैक्टिस में बताया गया होगा कि आप क्लास का जो भी पढ़ाया गया उसको प्रैक्टिस करते हो। और वर्कबुक और मॉड्यूल, इसके लिए अलग कॉपी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट कॉपी, ठीक है? यानी 3 कॉपी होता है, एक पोस्ट कॉपी है, एक प्रैक्टिस कॉपी है और एक क्लास नोट्स। तो तुम्हें लड़कों हो गया ट्रैफिक है, थोड़ा सा पहले घर से निकलो, ठीक है? तो आज पहला क्लास है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा छूटेगा। तो लेट क्यों हो गया? सॉरी सर, ऐसे ही आता जाएगा, बोलता जाएगा सॉरी, बिना रीजन के। ये सब नहीं चलेगा, आदतें बदल लो। ये लड़की लोग इधर आगे बैठेंगी, आप लोग थोड़ा पीछे बैठो, ठीक है? जब आज जो भी है एक साइड में इधर से लड़कियां पहले बैठेंगी, उसके बाद लड़के लोग बैठेंगे। तो बात कर रहे थे हम कॉपी, 3 कॉपी बनाना आपको, एक नोट कॉपी, एक पोस्ट कॉपी और एक प्रैक्टिस कॉपी। प्रैक्टिस कॉपी में हम लोग क्लास नोट का जो भी है थ्योरी लिखना नहीं है, एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड नहीं लिखना है, उसमें से इम्पोर्टेंट जो भी चीजें हैं उसको रिवाइज करना है। और डेरिवेशंस वगैरह है उसको अपने से एक बार रीड करो नोट से, उसके बाद फिर अपने से डिराइव करने की कोशिश करो। और अगर नहीं समझ में आया या दिक्कत आए तो फिर देखो कि कैसे किया गया। फार्मूले हो गए, फार्मूले को उसमें लिखो। एक शॉर्ट नोट सब लोग बनाने, कितने लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हैं? शॉर्ट नोट्स एक्चुअली होना चाहिए ना कि चैप्टर 2-3 बार रिवाइज हो जाए, समझ आ रहा है? चैप्टर 2-3 बार रिवाइज हो जाए तब शॉर्ट नोट्स अगर बनाएंगे ना तो बड़ा प्रिसाइज होगा। अदरवाइज क्या होगा कि शॉर्ट नोट्स बनाने के चक्कर की वो थियरी को समझ आया? तो बहुत ज्यादा उसमें नहीं लिखना है, 3-4 बार रिवाइज करने के बाद जो जो इम्पोर्टेंट चीज है उसी को आप सिर्फ शॉर्ट नोट्स के लिए, अभी नहीं कि आज जो पढ़ाया गया उसको जाके फिर से हम शॉर्ट नोट्स बनाने लगे, उसको कई बार रिवाइज होने के बाद शॉर्ट नोट्स बनना चाहिए। तीसरा चीज कि जो हम लोग क्वेश्चंस वगैरह बनाएंगे पोस्ट कॉपी में, उसमें हमेशा सीरियल नंबर आप बिल्कुल वही रखेंगे जो क्वेश्चंस में दिए जाते हैं। मान लेते हैं कि पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बन गया, तीसरा नहीं बन रहा,
तो तीसरा नहीं बन रहा है तो इसके लिए थोड़ा सा अप्रोप्रिएट जो भी स्पेस है उसको छोड़ दो। फिर ये आगे बनाओ, अगला बनाओ। जो भी क्वेश्चन ना बने उसी सीरियल में आप उसकी जगह पे थोड़ा स्पेस छोड़ो। अब लोग पूछेंगे कितना स्पेस छोड़ें, कहते एक क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा बहुत आइडिया लग ही जाएगा कि कितना स्पेस में होना चाहिए था इस क्वेश्चन को। अब उससे थोड़ा सा आप ज्यादा ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अब जब इसको दूसरी बार बनाओगे तो अगर इसको डिफरेंट कलर में बनाओगे तो जब नोट्स पलट के या उसको फिर से पलट के आप देखोगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा। हेलो, लेट हो गया भाई, ट्रैफिक था और पहले थोड़ा सा घर से निकलो, ठीक है, यहाँ बैठ जा। अब जो लोग लेट आए वो इंस्ट्रक्शन सुनेंगे नहीं और उसके बाद फिर अपनी मर्जी करेंगे नहीं। तो यही है, लेट आने का नुकसान होता है कि जो बताया गया आपको वो आप नहीं कर रहे। तीसरा क्वेश्चन मैंने कहा था इसको आप डिफरेंट कलर में लिखने से फायदा क्या है कि जब उसको पलट के फिर से हम देखेंगे ना तो एग्जैक्टली हमको डायरेक्ट नजर आ जाएगा कि ये हमसे नहीं बना है कि नहीं। इसलिए उसको डिफरेंट कलर में आप फिर सॉल्व करो। नोट्स को रिवाइज करने का तरीका क्या है? आज जो भी पढ़ाया गया आज ही जाकर उसको रिवाइज करो, जरूरत है तो। अदरवाइज क्लास में ध्यान से पढ़ोगे तो डायरेक्ट उस पर प्रैक्टिस करने का जरूरत पड़ेगा। क्लास में ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो तो इसका मतलब फिर रिवाइज करने का जरूरत है। तो जो भी है अगर रिवाइज करना पड़े तो आज ही जाके उसको रिवाइज करो। और देखो कहने का मतलब है क्वेश्चन प्रैक्टिस। मान लो हमको रिवाइज नहीं करना पड़ा, हम जाके डायरेक्ट हम क्वेश्चन बना रहे हैं, हम 2 से 3 घंटा क्वेश्चन बनाए और किसी को अगर जरूरत पड़ रहा है रिवाइज करने का और उसको हमारी बराबरी अगर करनी होगी तो क्वेश्चन तो रिवाइज करने के बाद 2-3 घंटा क्वेश्चन बनाना चाहिए ना। ये कैसे हो गए बाबू? ट्रैफिक जब ये थोड़ा सा ट्रैफिक तो रहता ही है तो अपना कोशिश करना है कि हम लोग थोड़ा पहले निकले। अगर स्कूल जाने वाले कितने लोग हैं? स्कूल जाने वाले लोग 50% भी नहीं मिलते। तो बाकी 50% लोग तो भाई अगर नॉन अटेंडिंग है तो उनके पास टाइम ही टाइम है। क्वेश्चन में क्लास में बहुत ध्यान से पढ़ो कि साइंस में बड़ा मजा आता है पढ़ने में। बोरिंग उसी को लगेगा जो क्लास में अटेंशन नहीं रखेगा, क्लास में ध्यान से नहीं पढ़ रहा है, चीजों को कवर अप करने की कोशिश नहीं कर रहा है, पूछ नहीं रहा है। और सबसे ज्यादा सीखने को मिलेगा कि जो भी हम पढ़ाएंगे या जो भी हम नहीं, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है उसमें थोड़ा अपना दिमाग लाए क्वेश्चन रेज करना चाहिए। अगर अपना दिमाग थोड़ा थोड़ा लगाते जाओगे तो आपका माइंड एक्सप्लोर करेगा। और ये सबसे अच्छी चीज है स्टूडेंट, अपने आप को एक्सप्लोर करने का सबसे अच्छा तरीका है। जो भी चीजें हो रहा है उसके सामने उसमें अपना दिमाग लगा कर थोड़ा क्वेश्चन रेज करें, समझना क्या? तो ये चीजें क्लास में जब ध्यान से सुनोगे तभी क्वेश्चन रेज कर पाओगे। अदरवाइज क्या होगा कि हम जो बोलते जाएंगे उसको आप चुपचाप सुनते जाओगे, लिखते जाओगे और फिर घर जाके उसी को रिवाइज करोगे, रटोगे। साइंस को रट नहीं सकते, कितना रटोगे? इसलिए समझ के चलना बहुत जरूरी है। एक एक चीज में दिमाग लगाना जरूरी है, समझना जरूरी है। कुछ चीजें हैं जिसको अभी जैसे मान लेते हैं कि अभी कुछ चीजें आएंगी तो अभी हम बोलेंगे कि इसको अभी फिलहाल के लिए तुमको याद रखना है, समझा कि नहीं? तो अब बोल दिए कि तुमको याद रखना है तो उसमें अब बाकी दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है? क्यों? हम जो भी चीजें हैं आपके सिलेबस की चीजें हैं तो हम लोग को बताएंगे नहीं आपके सिलेबस का है, आपको इतना जानना जरूरी है। और जिसके जानने की जरूरत नहीं है उसको बोल देंगे सीधे कि अभी जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि हमको अभी करना क्या है, कम से कम टाइम में अच्छा से अच्छा चीजें कंटेंट हम कवर करें ताकि हम IIT JEE जो भी एग्जाम देने वाले हैं उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकें।
इसलिए हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम इधर उधर पास करने के लिए नहीं है। दूसरी चीज कि बहुत सारे लोग यहाँ पढ़ने के बाद भी जाके तो कुछ ऑनलाइन ढूंढते हैं, ऑनलाइन देखते हैं वीडियो, राइट। बहुत सारे लोग होंगे, इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये अगर है तो बहुत टाइम वेस्टिंग होता है। आपको कंटेंट इतना मिलेगा, टाइम आपने इतना वेस्ट किया। तो ये सब चीजें नहीं करो। जो भी है डाउट वगैरह है तो उसको माफ करो, पहले जाके आप यहाँ पर आते हो क्लास टीचर से जो भी चीजें हैं उसको क्लियर करो, कम टाइम में हो जाएगा। ऑनलाइन ढूंढोगे पता चला कि 2 मिनट का कंटेंट था, उसको ढूंढने में 10 मिनट खत्म हो गया, समझ गए। इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम को यूटिलाइज करना है। नॉन अटेंडिंग जितने लोग हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, नॉन अटेंडिंग जितने लोग हैं उनके पास मतलब सफिशिएंट टाइम है। वो लोग 10 घंटा रोज पढ़ाई करने के बाद भी खेल सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, मोबाइल चला सकते हैं और 6 से 7 घंटा सो भी सकते हैं। सिर्फ टाइम को मैनेज करना है। टाइम को अगर मैनेज नहीं करोगे तो आप छोटा छोटा टाइम इधर उधर कहाँ वेस्ट कर दोगे आपको पता नहीं है। इसलिए आपको लगेगा कि हमारे पास टाइम ही नहीं मिल रहा। जो भी टाइम मिले उसको अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। सिर्फ अभी की बात नहीं कर रहा, ये आप आगे जो भी लाइफ होगी उसमें अगर टाइम को अच्छे से मैनेज करते चले तो आप उतने ही टाइम में सब कुछ कर पाओगे। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखे तो थोड़ा थोड़ा टाइम आपका वेस्ट होता रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ टाइम वेस्ट हो गया और फिर लगेगा कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं मिलता है या हमको टाइम कम है। यहाँ पर जितने लोग हैं सबके पास 24 ही होता है, उसी में बहुत कुछ लोग बहुत सारा कुछ कर पा रहे हैं, कुछ लोग कुछ नहीं कर पा रहे। तो डिफरेंस दोनों में यही है कि टाइम मैनेजमेंट यहीं से शुरुआत करो, आगे के लिए आपके लिए बहुत अच्छा। भाई बीच में किसी को कुछ दिक्कत आएगी, डाउट होगा या किसी तरह से सजेशन की जरूरत है, फील फ्री टू आस्क। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सब्जेक्ट पर। भाई मेरा कोड तो आई थिंक सब लोगों को पता ही होगा, ई कोड। माय नेम इज तरुण। अच्छा, ये बोर्ड पे जो लिखा है पीछे सबको दिख रहा? कलर से किसी को दिक्कत तो नहीं है? भाई ये कलर में दिक्कत है, वो कलर रेड अक्सर सुनने आता है, रेड वगैरह दिक्कत करता है। सही है, चलो सही है, दिक्कत नहीं है ना? भाई दिक्कत वाला बोल देना, मैं इससे नहीं लिखूंगा। अच्छा, आज जो पढ़ने वाले हैं हम लोग, एनी आइडिया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यही चीज तो होती है कि भाई हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैट के बारे में कोई पहले से पढ़ के आया? कितने लोग? थोड़ा बहुत है, ठीक है। ये सब लोगों को करना चाहिए, ठीक है। ये सब कुछ लोगों के लिए नहीं। अगर ये आप कोरोना से पहले जाएंगे तो यही फ्री कॉपी बनवाया जाता, हटा दिया गया। फ्री कॉपी में ये होता था कि जो आप पढ़ने वाले हो उसको बता दिया जाता था कि ये आप पढ़ के आना, और उसमें जो भी चीजें हैं थोड़ा बहुत आप नोट करके आओगे कि हाँ इसका डेफिनेशन, ये फार्मूला क्या है। तो उस केस में जब भी पढ़ाया जाता था ना तो आपको ज्यादा आइडिया हो जाता था उस केस में। तो अब ऐसा नहीं कि अब हम लोग नहीं कर रहे हैं तो आप नहीं करोगे, ये करना चाहिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंच सके। ये सब लोगों को जो भी चीजें पढ़ाई जाए उसको थोड़ा सा अगर पढ़ के आते हो तो ज्यादा फायदा मिलेगा। चलो अब हम लोग थोड़ा सा शुरुआत करते हैं, बाकी तो टाइम टू टाइम आपको बताया ही जाए क्या करना है। हम लोग शुरू करने वाले हैं आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जिसको कोई डाउट होगा डायरेक्ट हमसे पूछेगा, आसपास में बिल्कुल बातें नहीं करोगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स
भाई इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स ये दो चीजें या दो वर्ड मिला करके ये बनाया हुआ है। तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या है? इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन, और स्टैटिक का मतलब रेस्ट। ये वर्ड बताइए। इलेक्ट्रो का मतलब रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन हो गया, और स्टैटिक का मतलब क्या है? रेस्ट। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली इलेक्ट्रो कहने का मतलब है, ये कहना चाह रहा है चार्ज के बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है? चार्जेस। इस चैप्टर में हम लोग वही चीजें डिस्कस करेंगे जो चार्जेस हैं, और या उनका बिहेवियर, उनकी प्रॉपर्टीज, सिर्फ उन्हीं चार्जेस के बारे में जो कि रेस्ट करेंगे। समझ आ गया? इस चैप्टर में हम लोग चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, और उन्हीं चार्जेस के बारे में जो कि रेस्ट करेंगे, उनका बिहेवियर क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो एक लाइन बस लिखते चलोगे इसमें। Electrostatics deals with properties and behavior of charges. Deals with the properties and behavior of charges at rest. तो आता है नेक्स्ट की इसमें चार्ज। चार्ज है क्या? व्हाट इज चार्ज? तो किसी के बारे में, सॉरी आप कोई भी, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। थोड़ा सा इसको और प्रिसाइज वे में बोलेंगे तो इट इज प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, क्योंकि जो मैटर बना है वो किससे? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ। तो एग्जैक्टली ये प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। अब इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का प्रॉपर्टी, फिर तो ये प्रॉपर्टी की वजह से हो क्या रहा है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो चार्ज रखने की प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से होता क्या है? एक मैटर पार्टिकल दूसरे मैटर के पार्टिकल के साथ फोर्स, या यूं कहें कि इंटरैक्ट करता है, जिसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल इंटरैक्शन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल इंटरैक्शन। या इलेक्ट्रिकली जब इंटरैक्ट करता है तो वो किसकी वजह से? चार्ज। समझा क्या? किसी भी दो बॉडीज में अगर इलेक्ट्रिकल इंटरैक्शन हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ चार्ज, व्हिच इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। इंट्रिंसिक का मतलब समझ में आता है? आई थिंक ये सुना ही होगा। इंट्रिंसिक का मतलब क्या है कि ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। समझ रहा है? अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रॉन अमाउंट कहाँ बोल सकते हैं? समझ रहा है? छोटा भी बॉडी है उस पर हम ज्यादा चार्ज ला सकते हैं। समझ रहा है? अब बड़ा बॉडी है उससे छोटा चार्ज दे सकते हैं। क्लियर हो गई? तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि साइज वगैरह पे डिपेंड नहीं करता है। ये कोई भी साइज का बॉडी है उस पर कितना भी चार्ज हो सकता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लोगे। द प्रॉपर्टी ऑफ इट इज, सॉरी क्या लिखा था हेडिंग? चार्ज ना। द प्रॉपर्टी ऑफ elementary particle, the property of elementary particles, the property of elementary particles in bracket, that is electrons and protons, that is electrons and protons. न्यूट्रॉन को हम लोग इसमें नहीं ले सकते क्योंकि न्यूट्रॉन क्या था? तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से ही टोटल चार्ज होता है मैटर में। दैट इज इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ब्रैकेट क्लोज, ड्यू टू which a matter particle interacts electrically. A matter particle interacts electrically
with another matter particle interacts electrically with another matter particle is called charge. Interacts electrically with another matter particle is called charge. इसका यूनिट जो चार्ज का हम लोग यूनिट लेते हैं SI यूनिट कूलम, ये राइटिंग की सबको पता ही है, दैट इज डिनोटेड बाय C। तो ये कूलम का SI यूनिट कहलाता है, चार्ज का SI यूनिट कूलम। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है उसका वैल्यू या मैग्नीट्यूड अगर बात करें तो इट इज 1.6 × 10⁻⁹ ये सब लोगों को पता ही है। इतना कूलम हम लोगों का चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे होता है। अगर इलेक्ट्रॉन है तो इस पे नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन है तो पॉजिटिव चार्ज, इतना ही होगा। दोनों पे हमेशा इक्वल और अपोजिट चार्जेस रहते हैं। लिख लेंगे SI unit of charge is coulomb. SI unit of charge is coulomb. हो गया। Types of charges. ये हम लोग का पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, यानी कि नेचर की अगर बात करें तो दो तरह का चार्ज हो गया, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों पार्टिकल जो हम एलिमेंट्री पार्टिकल बोले हैं, तो पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है? प्रोटॉन। एक प्रोटॉन पे होता है, ये हमको कैसे पता? प्रोटॉन पे ही पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज नहीं होता, क्योंकि ऐसा हम लोग कन्वेंशन बना रहे हैं। ये समझ आया कि नहीं? ये कन्वेंशनली हम लोगों को बताया गया है, कन्वेंशन के हिसाब से ये बना दिया गया और उसी कन्वेंशन को हम आज तक फॉलो करते आ रहे हैं। भाई जो इन्वेंट किया था शुरू में ये कहता था कि हमारा नेगेटिव चार्ज ही किस पे है, तो उसको बोल रहा होता है ना नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन पे होता है। तो ये हम लोगों का कन्वेंशन एक बनाया गया कि जिसपे नेगेटिव चार्ज है उसका नाम हम लोग रख दिए इलेक्ट्रॉन और जिसपे पॉजिटिव चार्ज है उसका नाम प्रोटॉन। तो इसमें हम लोग लिख लेंगे पॉजिटिव चार्ज resides on proton और नेगेटिव चार्ज resides on electron। देखिए पॉजिटिव चार्ज जो कि इसके सामने resides on proton और इसके सामने resides on electron। चार्ज और इलेक्ट्रॉन and this is equal to minus E and charge on proton is plus E, where E is 1.6 × 10⁻⁻19 coulomb। चलो बात है कि किसी भी अगर बॉडी पर जो भी चार्ज डेवलप होता है या आता है तो किसकी वजह से? किसकी वजह से? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि प्रोटॉन का ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में नहीं हो सकता है। जो भी ट्रांसफर हो सकता है कौन? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से ही चार्ज डेवलप होता है। तो एक बॉडी में से या तो इलेक्ट्रॉन निकल सकता है या उसको ऐड हो सकता है। तो जब ऐड हो गया, मानते हैं न्यूट्रल बॉडी है, तो न्यूट्रल बॉडी में हम लोग कहेंगे कि जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही, इसलिए पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया।
अब इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल दें, इसमें एक्सेस में जो चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन, सॉरी पॉजिटिव चार्ज, इसलिए टोटल चार्ज इस बॉडी पे जो अपीयर होगा कैसा पॉजिटिव चार्ज। और ये इलेक्ट्रॉन जो निकले इसको ले जाकर दूसरे बॉडी पर रख देते हैं, इस पर न्यूट्रल था इसलिए और इस पे क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज एक्सेस में आ गया। तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये बताता है कि बॉडी नेगेटिवली चार्ज हुआ, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम हुआ था जिसको हम बोलते हैं डिफिशियंसी। तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन लीड्स टू पॉजिटिव चार्ज एंड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन लीड्स टू नेगेटिव चार्ज। ये क्लियर हो गया सबको? प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, समझा कि नहीं? न्यूक्लियस को छोड़ करके वो जा तभी सकता है जब उसको बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी नहीं, जो कि पॉसिबल नहीं होता। बहुत हाई एनर्जी चाहिए प्रोटॉन को न्यूक्लियस से बाहर निकालने के लिए, ये समझ आया? तो ये पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को बहुत कम एनर्जी से हम बाहर निकाल सकते हैं। क्लियर हो कि नहीं? अभी आगे चैप्टर हम लोग मॉडर्न फिजिक्स वगैरह जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि एक न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितना एनर्जी चाहिए। आई थिंक केमिस्ट्री पढ़ाया गया होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह, तो उसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का रहता है, राइट? इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए था वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहता है, और न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी होता है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। समझा गया? मतलब जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए उससे 10 टू द पावर 6 टाइम्स ज्यादा। खैर अभी इस पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। ये डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज को और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर बॉडी का जो पहले मास था जब न्यूट्रल था तो m था या m1 था और ये m2 है। अब पहले से जब न्यूट्रल कंडीशन में ये मासेस हैं, अब यहाँ से अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इसका मास कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफर होगा अपने साथ कुछ मास लेके जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसकी वजह से इसका मास क्या हो गया, कम हो गया। यानी कि न्यूट्रल कंडीशन में जो भी मास होगा चार्ज होने, पॉजिटिवली चार्ज होने के बाद उसका मास न्यूट्रल से हमेशा कम हो जाएगा। ये समझ में? थोड़ा ही कम होगा लेकिन कम होगा। और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होगा तो इस पे न्यूट्रल कंडीशन में m2 था, अब इस पे इलेक्ट्रॉन और आ गए, इसलिए इसका मास पहले से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ गया? तो जब हम लोग मास को डील कर रहे होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन का मास जो भी इधर उधर से ट्रांसफर हो रहा है उसका मास इस बॉडी के मास के कंपैरिजन में बहुत ही कम होगा। दैट मींस इट इज नेग्लिजिबल। समझ में आ गया? तो इसलिए नेग्लिजिबल होता है, हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर पूछा जाए कि इस बॉडी का मास बढ़ रहा है या घट रहा है तो उसको बता सकते हैं। ये समझ में आया कि नहीं सबको? तो हमेशा ये एक्चुअल में होगा कि मास थोड़ा ही चेंज होगा लेकिन होगा। नेक्स्ट लाइन से लिखें, the charge on any body is the charge on any body is the charge on any body is due to either excess of electrons or deficiency of electrons. Deficiency of electrons. Excess of electrons leads to negative charge. Excess of electrons leads to negative charge, and excess of electrons leads to negative charge, and deficiency of electrons leads to positive charge. हो गया सब होगा?
अब मैटर पार्ट के लिए हम लोग किसी बॉडी की बात करते हैं तो बॉडी हम लोग का या तो इंसुलेटर हो सकता है या तो कंडक्टर। अभी दो ही हम लोग चीजें की बात करेंगे, फिर लास्ट में हम लोग जब पढ़ेंगे तो सेमी कंडक्टर भी आएगा, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ दो चीजों की बात कर रहे हैं, इंसुलेटर और कंडक्टर। इंसुलेटर किसको बोलते हैं हम लोग? करंट फ्लो नहीं होने देता है, और करंट जो भी फ्लो हो रहा है दैट इज बिकॉज़ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। हां, सारे इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन। दैट मींस कि किसी कंडक्टर में हम लोग क्या है, एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पा रहा है। दैट मींस कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर सकता है। ये समझ आ गया? अब यहाँ पर इंसुलेटर, किसी इंसुलेटिंग बॉडी को अगर चार्ज करना है उसको कैसे कर सकते हैं, किसी कंडक्टर को चार्ज करना है उसको कैसे कर सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। दैट इज कॉल्ड मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अब ध्यान से बैठ जा, गलत नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो यहाँ पर जो भी है मेनली हम लोग तीन मेथड होते हैं चार्जिंग। एक होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा है चार्जिंग बाय कंडक्शन, और तीसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या है? तो दो बॉडीज को अगर हम लोग एक दूसरे के अगेंस्ट रब करें तो रब करने की वजह से हीट डेवलप होगा उसमें, और हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से निकल करके दूसरे बॉडी में जाएगा। समझ आएगा? हीट की वजह से जो भी इलेक्ट्रॉन है वो एक बॉडी से निकल करके दूसरे में चला जाएगा। तो पहले दोनों न्यूट्रल था, अब उनके बीच में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। तो जिसपे से निकला वो बॉडी कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज, और जिसमें ट्रांसफर होगा वो नेगेटिवली चार्ज। क्लियर हो नहीं? लेकिन जितना पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ उतना ही नेगेटिव चार्ज भी डेवलप होगा अदर बॉडी पर। तो इसलिए इस केस में दोनों बॉडी इंडिविजुअली चार्ज होंगे लेकिन इक्वल और अपोजिट अमाउंट के साथ। क्लियर हो गया? दोनों बॉडीज इंडिविजुअली चार्ज हो जाएंगे लेकिन उसमें दोनों में जो चार्ज होगा अपोजिट नेचर का होगा, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ये समझ आ गया? तो ये हम लोगों का जनरली यूज करते हैं इंसुलेटर्स को चार्ज करने के लिए। ये मेथड है फ्रिक्शन का, वो जनरली यूज करते हैं इसको चार्ज करने के लिए इंसुलेटिंग बॉडीज। तो पहला हम लोगों का बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। देख लें इसमें, when two bodies are rubbed against each other, when two bodies are rubbed against each other, electrons are transferred from one body to another body, from one body to another body, and the two bodies get charged individually, and the two bodies get charged individually with equal and opposite charges.
equal and opposite charges. For example, glass rod rubbed with silk. भाई ग्लास रॉड को जब हम लोग सिल्क के साथ रब करेंगे तो इसमें एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि ग्लास रॉड पे पॉजिटिवली चार्ज आता है और सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिवली चार्ज। ये मान लेते हैं ये नेगेटिवली चार्ज, दिस इज ग्लास रॉड and this one is silk. दूसरा एग्जांपल, प्लास्टिक रॉड को जब हम फर के साथ रब करते हैं तो उसमें प्लास्टिक रॉड पे नेगेटिवली चार्ज होता है और जो फर होता है उसको पॉजिटिव चार्ज आता है। प्लास्टिक रॉड रब विद फर। दिस इज प्लास्टिक रॉड। इस पे हम लोगों का नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये हो गया सब लोगों का। सेकेंड मेथड हम लोगों का बाई इंडक्शन या बाई कंडक्शन, पहले देख ले। बाई कंडक्शन, सर ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, कौन सा पे नेगेटिव? ये तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब ये कैसे पता चलेगा, तो ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्व किया गया, ठीक है, हम अपने से नहीं बता रहे। अब ये हम लोग लॉजिक दे सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ हो, ये समझ आ गया। जैसे अभी हम लोग दो बॉडीज को यहीं पे रब करेंगे तो क्या होगा, हीट डेवलप होगा और उस हीट को क्या करेगा, ये बॉडी भी ऑब्जर्व करेगा और ये बॉडी भी ऑब्जर्व करेगा, समझना क्या, दोनों ऑब्जर्व करेगा। और उसमें से भी हो सकता है कि कोई ज्यादा ऑब्जर्व करे, कोई, ये तो हम हीट पढ़ चुके हैं, राइट, हीट आप लोग समझ पड़ेगा। तो इसमें कोई ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, कोई कम एब्जॉर्ब करेगा। तो जो ज्यादा एब्जॉर्ब किया उसका इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फ्री होगा ना वहां, और जिसमें कम एब्जॉर्प्शन हुआ वो नहीं निकलेगा। तो अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला जिसमें ज्यादा एब्जॉर्प्शन हुआ, उसका इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे बॉडी में पहुंचे, समझ में गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये इस तरह का प्रोसेस हो सकता है। अब ये किस बॉडी पे पॉजिटिव आया, तो ये एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व किया गया, समझना है। ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे गए कि हाँ इस तरह से करने से ये क्या क्या हो रहा है, और उसके बेसिस पर ही ये बताया गया है कि हम लोग का इसमें देखा गया कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, इस पर नेगेटिव चार्ज, उसी की तरह से इसमें नेगेटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज, ये समझ में आ गया। तो किस तरह से ट्रांसफर हो रहा है उसका हम लोग लॉजिक दे सकते हैं। क्या नाम है टोपी जो लगाया हुआ वो? शाश्वत। आप यहाँ पे मुशायरा नहीं चल रहा है, मैंने कहा था भाई क्लास में अगर सीरियसली नहीं पढ़ेगा तो वही जाके 4 घंटा फिर रिवाइज करेगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया फिर भूल गया। क्लास में अगर पढ़ना है तो सीरियसली बैठ के पढ़ो, फॉर्मेलिटी पूरा मत करो।
और सिर्फ बोर्ड पास करना है तो उसके लिए कोचिंग और ट्यूशन की ज्यादा जरूरत नहीं है, खुद से भी पढ़ेगा, घर पे बैठ कर तब भी पास हो जाएगा। ऐसा नहीं, स्कूल जो जाते हैं, स्कूल भी पढ़ लें तो अच्छे से काल से हम लोग बोर्ड अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। और IIT JEE के लिए भाई अब स्कूल नहीं पढ़ाता है, इसलिए हम लोग पढ़ाना पड़ता है। नहीं, स्कूल में अगर IIT JEE का पढ़ाया जाएगा तो तुम यहाँ आओगे नहीं, आओगे, देखोगे नहीं। तो यहाँ पर तो हम लोग आए थे कि IIT JEE पढ़ने के लिए ना जी, या बोर्ड पास करने के लिए कितने लोग आए थे? मेरे ख्याल से कोई नहीं। मतलब ये जहाँ विद्या मंदिर में टारगेट किसी का बोर्ड पास करने का नहीं होगा। सब लोग आए होंगे, हम जाके पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे अच्छे से कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचे, राइट? वो जो पर्पज लेके आए थे उसको बोलो नहीं। और इंजीनियरिंग के लिए अगर पढ़ेंगे तो हम बोर्ड भी अच्छा कर जाएंगे, ऐसा भी नहीं उसको अलग से करने की जरूरत है। इसलिए ध्यान से पढ़ो, समझ गए? बीच बीच में बस नहीं, जब भी बातें हो तो बीच में बस नहीं, उस पर दिमाग चलाओ जो पढ़ाया गया। अदरवाइज सबसे ज्यादा क्वेश्चन उन्हीं से पूछा जाएगा जो अभी बातें करते हुए दिखेंगे। 11th में देखा था मैंने, वो पढ़ाई का दौर देखा था मैंने, 1-2 बैच में पढ़ाया था। कितने लोग हैं इससे? ये दिख रहे थे कुछ लोग हैं अभी उसमें। पढ़ाई मतलब कह सकते हैं कि 9 के बराबर हो रही है IIT JEE के लिए। और जो तरीका है पढ़ने का वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। वैसे पढ़ाई करना है तो हम कहेंगे कि IIT JEE का तैयारी मत करो। IIT JEE का मतलब मेहनत जो करोगे तभी IIT JEE कर पाएंगे। अच्छा कॉलेज चाहिए, सबका मेहनत करना होगा। मतलब 1 साल अभी बीत गया, रियलाइजेशन नहीं हुआ जी। आई थिंक हो जाना चाहिए था। मतलब 12th में भी आके सब बताना पड़े। चलो बाई कंडक्शन में, चलो साथ कंडक्शन क्या था बताओ, 11th में हम पढ़ाया गया, बोलो, खड़ा हो जा। कंडक्शन क्या होता है? पढ़ाया ना ये, 11th में कंडक्शन पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? पढ़ा था, बताओ। यही कहा जाएगा आगे जो भी आपको पढ़ाया जाएगा ऐसा नहीं है कि कुछ हवा में से बोल दिया गया, कुछ पुरानी चीजें, कुछ थोड़ी सी नई चीजें इंक्लूड की जाएगी। तो पुरानी चीजें जब नहीं आएंगी तो ऑब्वियस सी बात है आगे वाला नहीं समझ आएगा। जो भी पढ़ाया जाए पहले मेक श्योर कि वो उस पर अच्छा खासा कमांड पहले बन जाए, और अच्छा खासा कमांड बनेगा तभी हम आगे अच्छे से कर पाएंगे, या चीजें जो बताई जाएंगी अच्छे से समझ पाएंगे। कंडक्शन पढ़ाया गया था बताओ, स्कूल कौन सा है? स्कूल जाते हो? नहीं, नॉन अटेंडिंग हो। कितने घंटे पढ़ाई करते हो? 5 से 6 घंटा सेल्फ स्टडी। मार्क्स कितना आ रहा है? 150। अभी 200 से ऊपर आना चाहिए 5-6 घंटे में। घर पे अगर हम लोगों का 5 से 6 घंटा अगर हम लोग सेल्फ स्टडी कर लें और क्लास में कायदे से 4 घंटा पढ़ लें तो 200 से ऊपर नंबर आना चाहिए। तो अभी हम कंडक्शन पूछे, हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आप 150 मार्क्स पाते हो? रिजल्ट से ही सिर्फ हो सकता है ये। हमको कैसे कन्विंस करोगे कि जो हम मार्क्स लेके आए हैं वो जस्टिफाइड है? तो यही हमने कहा क्लास में जब बैठो ना एकदम ध्यान से पढ़ता तो कंडक्शन हमने पूछा क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। हम तो अभी इसमें और आगे पूछे ही नहीं, बस हम पूछे कंडक्शन क्या होता है। बैठ जा, अभी भी मुस्कुरा रहा है भाई, ऐसा चेहरा ही है क्या?
नहीं बोलना नहीं कैसे शकल ही है। भाई अंदर से आती तुम थोड़ा सुधर जा। हाँ क्योंकि मेरे क्लास में ऐसा नहीं होता है, तो मुस्कुराता रहेगा, मैं पढ़ाता रहूंगा। 11th में तो बीच में चले गए तो कुछ डिसिप्लिन उनको हम बता ही नहीं पाए। डिसिप्लिन होता क्या है? और दिक्कत वही हो जाता है। बीच में जाने से बड़ा दिक्कत हो जाता है भाई। कंडक्शन, तो एक कंडक्शन सब लोग पढ़े होंगे। कंडक्शन में होता क्या था? हीट ट्रांसफर में एक बॉडी दूसरे बॉडी कांटेक्ट में रखते हैं और दोनों बॉडी में अगर टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तो हीट एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर क्या होता है। सेम चीज यहाँ पर भी है। दो अगर अलग अलग बॉडीज हैं और दोनों पे इंडिविजुअली अलग अलग चार्ज हैं, समझना है। दो बॉडीज हैं, दोनों पे इंडिविजुअली अलग अलग चार्ज हैं। जब उनको कांटेक्ट में लाएंगे तो उनका चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा, समझ में आ गया। और ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग कांटेक्ट में लाएंगे। तो कांटेक्ट में आने की वजह से जो चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है इधर से उधर, दैट प्रोसेस इज नोन एज चार्जिंग बाय कंडक्शन। फिर कंडक्शन बोलने से तो फिर हीट में निकल जाएंगे, इसलिए दैट प्रोसेस इज नोन एज चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब ये कंडक्शन हम लोग कह सकते हैं कि कंडक्टर से ही कुछ रिलेटेड टर्म दिखा है। कंडक्शन जो है वो किससे रिलेटेड दिख रहा है? कंडक्टर से ही रिलेटेड दिख रहा है। दैट मीन्स इस प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर को ही हम कंडक्टर में ही चार्ज का ट्रांसफर करा सकते हैं। इंसुलेटर में कभी भी चार्ज का ट्रांसफर इधर से उधर नहीं होता। और कंडक्टर में ये आसानी से हो पाता है किसकी वजह से? फ्री इलेक्ट्रॉन से। समझ आया कि जो भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है आसानी से हो जाए, उसी में हम लोगों का ये कंडक्शन पॉसिबल है। इंसुलेटर में कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। ये समझ में आया कि नहीं सबको? इसमें किसी को डाउट है? हेडिंग लिखे, इसमें आगे लिखो। When the two conductors are charged individually, and kept in contact, charge is transferred from one body to other body. Charge is transferred from one body to another body. Charge is transferred from one body to another body. This process of transfer of charge is known as conduction. ब्रैकेट में लिखेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। is known as conduction in bracket electrical conduction, क्योंकि हीट कंडक्शन में होता है। अब आते हैं हम लोग, एक बॉडी है दूसरा बॉडी है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज या एक पे पॉजिटिव ले लेते हैं, एक पे नेगेटिव ले लेते हैं। अब इन दोनों को जब हम लोग कांटेक्ट में रखेंगे तो क्या होगा भाई? इस पे हम लोग कह सकते हैं कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है।
अब दोनों को जब कांटेक्ट में लाएंगे तो ये हम लोगों का इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा। अब ए से बी में या बी से ए में, अब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर है तो ये इधर से इधर ट्रांसफर होगा, तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। समझा कि नहीं, इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर नेगेटिव आएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव मिला देने से क्या हो जाता है, न्यूट्रल। समझा कि नहीं, तो ये नेगेटिव चार्ज अब यहाँ जाएगा तो इसमें से कुछ पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो इस पे हम लोगों का पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया, और इस पे नेगेटिव चार्ज था, अब यहाँ से नेगेटिव चार्ज हट करके इलेक्ट्रॉन तो या तो न्यूट्रल हो सकता है और या तो पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है। समझ आया कि नहीं, तो मान लेते हैं कुछ ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच लिया ये, तो ये इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेस निकल के चले गए। समझ आ गया, इसलिए इस पे कितना पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये समझ आ गया है। ये प्रोसेस, अब ये पॉजिटिव चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा, ये डिसाइड करने के लिए हम लोग एक और टर्म का यूज करेंगे जो कि ग्रेविटेशन पढ़ गया है, पोटेंशियल पढ़ा है क्या, पोटेंशियल, यस सर। तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़े होंगे, यहाँ पर उसी चीज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ये समझ आ गया, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल देखना होगा कि इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव। आगे इसी चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में। अभी फिलहाल के लिए बस हम ये देखेंगे कि दोनों बॉडीज क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इधर कंडक्शन की वजह से हुआ। ये डायग्राम हमने कहा कि जैसे 4 इलेक्ट्रॉन है और ये 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर ही है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन है। अब 4 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर होंगे, तो इस पे चार्ज क्या होगा, 0। समझना है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में थे तभी ना इसमें नेगेटिव चार्ज था। अब 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल होगा कि नहीं होगा। समझ आ गया। अब यहाँ से ये 4 ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये कौन डिसाइड करेगा, ये सिर्फ 4 ही यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होंगे, ये कौन डिसाइड करेगा, ये हम और आप नहीं डिसाइड करेंगे। कौन डिसाइड करेगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। मैंने बोला था अभी ना, अब वो अभी आगे हम पढ़ेंगे इसलिए कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है क्या। तो हमने मान लिया कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कुछ इस तरह से रिक्वायरमेंट हुआ कि इससे 4 इलेक्ट्रॉन तो निकला ही निकला और ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल के आ गए। तो अब 4 इलेक्ट्रॉन निकालने से ये न्यूट्रल हुआ था पहले, और उसमें से कितना चार्ज दिखाया हमने, 3। तो मान लेते 3 इलेक्ट्रॉन और निकल गया, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इधर से इधर कितना हुआ, 7। समझ आ गया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इधर से इधर 7 हुआ, तब इन जाके इन दोनों का पोटेंशियल इक्वल होगा, और ये तब तक इधर से उधर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं होगा। ये भी समझ आ गया। तो ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इधर से इधर कितना होना है, कब तक होना है। तो बस सिंपल भाषा में अभी जानिए कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तब तक होता रहेगा या चार्ज का ट्रांसफर तब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। इधर क्लियर। अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड वन इज बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन, इंडक्शन है क्या, तो शायद थोड़ा सा इसमें पहले से आपको नॉलेज नहीं है, इंडक्शन के बारे में पहले जानिए कि कोई भी अगर न्यूट्रल कंडक्टर है, न्यूट्रल कंडक्टर, और इसके पास में कोई भी पहले से चार्ज बॉडी अगर लाए हैं, मान लेते हैं कि ये हम लोग का पहले से क्या है चार्ज बॉडी, तो इसमें से मान लिया पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इसमें के जो चार्ज है, अच्छा इसमें चार्ज है ना, तो जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है, तो ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन जो अभी है इतना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है, और ये इस तरह से इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है कि किसी भी वॉल्यूम में छोटा से छोटा कितना हो वॉल्यूम हुआ, उसमें नेट चार्ज हमेशा क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। समझ आ गया। तो हर एक छोटे से वॉल्यूम में ही नेट चार्ज 0 है, दैट मींस कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमारा हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ये सोर्स चार्ज जब आएगा तो क्या करेगा, अब इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज को तो मूव नहीं करा सकता,
ये जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज हम कर सकते हैं किसकी वजह से, प्रोटॉन की वजह से, और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो एटम तो एक जगह से दूसरे जगह नहीं मूव करेगा ना, बट उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। तो ये जो चार्ज है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर से उधर डिस्टर्ब करेगा, ये समझ आया? क्योंकि एक चार्ज दूसरे के साथ क्या करेगा, इंटरैक्ट करता है, तो ये डिस्टर्ब करेगा। और ये भी जानते होंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इसके नजदीक वाले सरफेस पे पहुंच जाएंगे, लेकिन इस सरफेस को छोड़ करके बाहर नहीं जा सकते। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर से आए तो इसी बॉडी में से आए ना, तो इसलिए जितना इधर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुआ उतना ही इधर पॉजिटिव चार्ज भी एक्यूमुलेट हो जाएगा दूसरे तरफ, समझ में आया कि नहीं? तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर ये जो चार्ज है, इन चार्ज को जो आपस में मिक्स हुए थे इनको सेपरेट कर दो, समझ में आया कि हाँ ठीक है। अब मान लो कि इलेक्ट्रॉन हम लोग का, अभी हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा ना, समझ आया कि नहीं? ये इलेक्ट्रॉन जो भी अपना जगह छोड़ के जा रहा है वहां पर क्या चीज जनरेट हो रहा है, ये हो नहीं? तो आप सिंपल सा इस चीज को ऐसे समझो कि ये इलेक्ट्रॉन को जितना अपने नजदीक खींच सकता है उतना खींच लिया, और पॉजिटिव चार्ज को जितना दूर भगा सकता था उतना दूर भगा, समझ गए? तो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, ये निकलता है। और दोनों चार्ज डेवलप हो रहा है किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से, समझ आ गई? दोनों चार्ज जो डेवलप हो रहा है किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से ही हो रहा है। प्रोटॉन अपना जगह नहीं छोड़ता है, ये बात नहीं, प्रोटॉन अपनी ही जगह पर है जहाँ है। इसलिए हम लोगों का ये जो चार्ज था आपस में मिक्स था वो सेपरेट हो गया। तो इस प्रोसेस को, जो चार्ज जिसमें सेपरेट हो जा रहा है, इसी प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरेक्शन। और हम कहते हैं कि ये जो सोर्स चार्ज है और इस बॉडी को इंड्यूस कर दिया, समझ आया कि नहीं? जो सेपरेशन हुआ चार्जेस का, इस प्रोसेस को बोल रहे हैं क्या, इंडक्शन। और अगर ये हम लोग कोई एक्शन है तो इस एक्शन को क्या बोल रहे हैं, ये हम लोग इसको इंड्यूस कर दिया, सोर्स चार्ज क्या कर रहा है, इसको इंड्यूस कर दिया, और इंड्यूस से इंडक्शन, ये समझ में आया क्या पहले? तो इंड्यूस आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, और ये इंडक्शन क्या है, ये वर्ब, नाउन वर्ब पर जानते हो कि नहीं? भाई इसका भी नॉलेज होना तो बहुत जरूरी है। इंड्यूस जो है वो वर्ब है, और इंडक्शन जो है वो क्या है? ये पहले समझ में आ गया इंडक्शन है क्या? इसमें किसी को डाउट है? इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं? नहीं। इंसुलेटर में ये पॉसिबल नहीं है फ्री इलेक्ट्रॉन इधर से उधर चला जाए, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन सिर्फ कहाँ पाया जाएगा, कंडक्टर। यानी कि इंडक्शन जो भी होगा हमेशा किसमें, कंडक्टर में ही होगा। इंसुलेटर में कभी भी इंडक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस तरह से बीच बीच में जो भी डाउट हो रहा है, क्वेश्चन अगर पूछते जाओगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, तो हमको भी मन लगेगा, हमको भी मन लगेगा। अभी क्लियर हो गया सब लोगों को? इसमें चार्जिंग बाय इंडक्शन में लिखें, when a source charge is brought near to, when a source charge is brought near to when a source charge is brought near to an uncharged conductor, an uncharged conductor, an uncharged conductor, positive and negative charges are separated. Positive and negative charges are separated, and
and equal and opposite charges and equal and opposite charges appear on the opposite faces equal and opposite charges appear on the opposite faces. This process of separation of charges is known as induction. जो डायग्राम बनाए थे अभी को फिर से हम लोग बनाना है, इधर नेगेटिव चार्ज और इधर पॉजिटिव चार्ज. दिस इज सोर्स चार्ज. और इधर मान लेते हैं कि ये जो चार्ज आया है दिस इज -q और ये हो गया +q. इस QI को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज. दिस QI इज कॉल्ड इंड्यूस्ड. अब ये देखो हो सकता है कि ये नया टर्म सब लोगों को लगे जिसको पहले से किसी ने सुना था. जिन लोग सुने थे अच्छी बात है, जो लोग नहीं सुने तो लगे कि नया है, तो अब इसको ध्यान रखोगे. यानी कहने का मतलब है इसको अब याद रखने की जरूरत है. जो भी आपको टर्म नया लग रहा है उसको याद कर लेना है, या यूं कहें कि अपना डिक्शनरी में उसको ऐड कर लो. दिस QI इज कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्ज. अब इस इंडक्शन से हम लोग या इस प्रोसेस के थ्रू किसी बॉडी को परमानेंटली कैसे चार्ज करेंगे, तो उसका भी कुछ प्रोसेस है. ये बना नहीं सब लोग क्या पहले? चलो ध्यान सुनोगे. अब ये तो ठीक है, अभी सोर्स चार्ज यहाँ है तो ये इस तरह से दिख रहा है. अब जैसे ही सोर्स चार्ज हटाएंगे तो क्या होगा? वापस इस पोजीशन में रहेगा. तो ये सोर्स चार्ज नहीं था तभी नहीं पोजीशन है. अब सोर्स चार्ज आने की वजह से चार्ज सेपरेट हुआ था, और जैसे ही सोर्स चार्ज हटाओगे फिर से वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा. हम कहेंगे कि ये बॉडी चार्ज हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ. समझ आएगी नहीं? अब इसको परमानेंटली चार्ज करने के लिए कुछ सर्टेन स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करना होता है. तो इसमें चार्ज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस बॉडी को हम लोग अर्थ से कनेक्ट करेंगे, कीपिंग द सोर्स चार्ज नियर टू द बॉडी. ये हम लोग का नेगेटिव चार्ज था और ये था पॉजिटिव चार्ज. अभी बनाना नहीं, ये पहले ध्यान सुनो. ये हम लोगों का अभी स्विच है जो कि ओपन है, और ये हम लोगों का अर्थ यानी अर्थ से कनेक्ट हो रहा है किसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू. अब स्विच क्लोज करेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा अर्थ से. ये अर्थ करने का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है. आगे हम लोग हमेशा पढ़ते रहेंगे, ये पहले से भी जानते हो. ये अर्थिंग का साइन है. तो इसमें अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो स्विच जैसे ही क्लोज करेंगे अर्थ से कनेक्ट हो गया. और अर्थ भी क्या है? कंडक्टर है जिसका साइज बहुत बड़ा है. अब इसमें कंडक्टर ये है तो इसका मतलब क्या है? उससे अर्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लें या अर्थ को कुछ इलेक्ट्रॉन दे दें तो उसका कुछ प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि अर्थ का साइज बहुत ही क्लियर हो गई. तो जैसे ही हम लोग कनेक्ट करते हैं यानी कि एक कंडक्टर दूसरे के साथ क्या हो जाएगा? कनेक्ट हो जाएगा. अब कनेक्ट हो जाएगा तो ये चार्ज जितना दूर जा सकता था कंडक्टर पे उतना दूर जाएगा. जैसे मान लेते हैं ये कंडक्टर अगर ऐसे होता और ये सोर्स चार्ज होता
तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ होता और पॉजिटिव चार्ज जितना दूर जा सकता था इससे उतना दूर जाएगा। ये समझ आएगी नहीं? अब मान लेते हैं आप दो कंडक्टर लेते हैं, एक ये एक ये, तो इसको जब यहाँ लाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया, ले बकरी। अब ये पॉजिटिव चार्ज जब इसके पास में होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन को ये अपने तरफ खींचेगा, तो इसके पास वाले सरफेस को कौन से आएंगे? नेगेटिव, और दूर जो जाएंगे वो कौन? अब मान लिया कि हम इन दोनों को ज्वाइन करके एक बना दिए, ये तो न्यूट्रलाइज हो गया मान सकते हैं हम, तो बचेगा सिर्फ ये और ये। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर पे जितना दूर जा सकता है उतना दूर चला जाएगा। अब इसको जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो ये वाला जो चार्ज है जो इसको ये क्या कर रहा था? रिपल कर रहा था, और इसको क्या कर रहा था? अट्रैक्ट करके रख रहा था। तो इसको दूर जाना है और इसको भी अब एक रास्ता मिल गया जाने का, ये तो कंडक्टर ही है ना, तो इस रास्ते के थ्रू कहाँ तक चला जाएगा ये समझ आएगा नहीं? अब ये अर्थ में जाएगा, अब इसको इस सेंस में समझे कि पॉजिटिव चार्ज को कभी मूव नहीं करता है, तो हुआ क्या? यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ करके इसको क्या कर दिया? न्यूट्रलाइज कर दिया। समझने के लिए मैंने कहा कि जितना दूर जा सकता है चला जाएगा, तो मान के चलो कि अर्थ में चला गया, लेकिन एक्चुअल में चार्ज पॉजिटिव वाला मूव नहीं करता है, कौन करता है? नेगेटिव, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन ही मूव कर सकता है केवल। तो इस अर्थ में से फ्री इलेक्ट्रॉन निकल करके और इस पॉजिटिव को क्या कर दिया? न्यूट्रलाइज कर दिया। क्लियर हो गई? तो मान लिया कि ये अर्थ का सबसे दूर वाला सरफेस था, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ अपीयर हो गया? अर्थ के सबसे दूर वाले सरफेस, समझ आया कि नहीं? क्योंकि मैंने कहा था कि ये जितना दूर जा सकता है कंडक्टर को उतना दूर जाएगा। क्लियर हो गई? तो अब खैर अर्थ से हमको कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, हमको तो इस बॉडी से ही लेना देना है। तो ये जब हम लोग कनेक्ट करेंगे तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो चार्ज है वो क्या होगा? डिसअपीयर होगा। ये जो चार्ज हो क्या हो गया? डिसअपीयर हो गया। ये चार्ज इस सोर्स इसको अट्रैक्ट करके रखा हुआ था, इसलिए कहीं मूव नहीं कर पाया। अब इसको क्या किए? थोड़ी देर के लिए क्लोज किए और फिर इसी को क्या कर देंगे? ओपन कर देंगे। अभी क्लोज है तो अभी इस सिचुएशन में है, और इसको तुरंत ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? अब ये पूरा सिचुएशन यही बन जाएगा, यानी कि अब इसमें पॉजिटिव चार्ज तो नहीं दिखेगा। अब इसको ओपन करेंगे हम लोग, इसके बाद अगला स्टेप, ये स्विच ओपन हो गया। अब ये हम लोग का नेगेटिव चार्ज रहा और ये था सोर्स चार्ज, यानी इसको ये अट्रैक्ट करके रखते हुए अभी भी, और ये अभी इस केस में एस क्या है? ओपन। समझ आ गया? अब इसको अगर हटा भी दें, इसको अगर हटा भी देंगे तो क्या होगा? इसका ये जो नेगेटिव चार्ज इस तरह से तो नहीं जा सकता कहीं भी। दैट मीन्स अब ये नेगेटिव चार्ज इसी बॉडी पे परमानेंटली रह गया। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो अभी प्रोसेस था ये पूरे इस बॉडी को चार्ज करने का ही तो प्रोसेस था। तो अब इसको हटाएंगे, अब ये था तो इसको अट्रैक्ट करके रखे हुआ था, और जब इसको हटा देंगे तो क्या होगा? अब भाई ये भी तो आपस में एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? पूरे बॉडी में अब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये समझ आ गया? जैसे ही सोर्स चार्ज हटाएंगे, अब ये जो नेगेटिव चार्ज एक जगह एक्यूमुलेट हुआ दिख रहा है, अब ये पूरे बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये प्रोसेस समझ में आ गया क्या तुमको? चलो अब जल्दी से बना लोगे। सोर्स चार्ज इज रिमूव्ड। सोर्स चार्ज इज रिमूव्ड। अगर किसी कॉपी में इतना नहीं आ रहा है तो ऐसे घुमा के फिर इधर बढ़ा देना।
या जैसे भी मतलब आप स्टेप वाइज समझते हो वैसे आप बनाओ। ये बन गया सब होगा। तो ये हम लोग का कुछ सर्टेन मेथड्स ऑफ चार्जिंग। इसके बाद चार्ज की प्रॉपर्टी। कुछ प्रॉपर्टी तो सब लोग जानते ही हो। तो पहला जो प्रॉपर्टी होना चाहिए चार्ज का हो गया है एडिटिव इन नेचर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर और लाइक चार्ज मतलब ये सब लोगों को आई थिंक पता होगा। उसके अलावा क्वांटाइजेशन। भाई क्वांटाइजेशन सब लोगों को आइडिया है क्या होता है क्वांटाइजेशन? एग्जैक्टली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू या सर्टेन क्वांटिटी। मतलब इंटीग्रल वैल्यू किसी पर्टिकुलर या बेस यूनिट जिसको हम लोग बोल सकते हैं उसका हमेशा अगर इंटीग्रल मल्टीपल ही एग्जिस्ट करता है तो हम कहते हैं कि वो क्वांटिटी क्या है? क्वांटाइज। जैसे अभी चार्ज की बात हो रही थी तो चार्ज क्वांटाइज क्यों है? क्योंकि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आ रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर अगर होगा तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा ना। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, अब 2.5 और 1.5 इलेक्ट्रॉन को नहीं बोल सकते। समझ में आ गई? इसीलिए किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आ रहा है और इस पर भी तो अगर हम लोग कहेंगे कि इस पे चार्ज प्लस है और चार्ज को सिंबॉलिकली हम लोग लिखते हैं क्यू से, तो क्यू इतना प्लस और उतना ही ये माइनस। तो ये जो क्यू होगा इस ई का हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इसके अलावा कोई भी वैल्यू ये नहीं ले सकता। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज हो सकता है वो हमेशा क्या रहेगा? क्वांटाइज फॉर्म में ही है। दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई व्हिच इज कॉल्ड बेस यूनिट ऑफ चार्ज। इस ई को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस यूनिट ऑफ चार्ज। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन। इसके बाद और चार्ज कंजर्व होगा। चार्ज कंजर्व मतलब किसी भी सिस्टम की तरह, ठीक है ना? जैसे अभी हम लोग कहेंगे कि ये इधर से इधर ट्रांसफर हुआ। हाँ ध्यान सुनेंगे तुम लोग। चलो जो भी आप बताओगे उसका थोड़ा सा हम बस एग्जैक्ट जो भी चीज है उसको बताएंगे अगर गलत हो रहा है तो, बाकी तो आप सब लोग जानते। क्वांटाइजेशन तो हो गया सब लोगों। अब आते हैं हम लोग चार्ज कंजर्व होगा। जैसे यहाँ से यहाँ अगर हम लोग का चार्ज ट्रांसफर हुआ है और सिस्टम में हम अगर इसको बोलें सिर्फ ये बॉडी यानी सिर्फ इस बॉडी का एनालिसिस बोलेंगे तो इस बॉडी पे चार्ज कंजर्व हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। ये पहले न्यूट्रल था, अभी क्या हो गया?
पॉजिटिवली चार्ज, हम चार्ज कंजर्वेशन तो नहीं बोलेंगे, बट इस पूरे को अगर सिस्टम में ले लें तो पहले भी दोनों का चार्ज मिला करके क्या था, 0, और अभी भी दोनों का चार्ज मिला देंगे तो क्या होगा, 0। समझ में आ गया? तो किसी भी सिस्टम में अगर हम लोगों का चार्ज इधर से उधर ट्रांसफर बस हो सकता है, ये समझ में आ गया? एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो सकता है, उसको हम ना तो एक्स्ट्रा क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो इस सिस्टम में अब देखो, जैसे बात हो गई कि अब किस लेवल की बात कर रहे हैं, तो सब लेवल अलग है। पूरे इनवर्स की बात करेंगे तो वो हो गया इनवर्सल लेवल पर। यहाँ हम लोग इस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ये लोकल लेवल पर हो गया। समझ में आ गया? तो ये हम लोगों का लोकल लेवल पे कंजर्वेशन हो गया, और पूरे इनवर्स की बात करेंगे तो इनवर्सल लेवल पे। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में हम लोग का जो चार्ज है हमेशा क्या रहता है, कंजर्वेशन। इस तरह की जब भी सिस्टम की बात करेंगे हमेशा क्या बोलेंगे इसको, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब इसके अलावा और कोई सिस्टम नहीं है, कि सब लोग जानते ही होंगे। आइसोलेटेड का मतलब हमेशा कि इसके अलावा और कोई चीज नहीं है जिसके साथ इसका इंटरेक्शन हो सके। इसलिए किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्वेटिव। सिर्फ इधर से उधर ट्रांसफर हो सकता है उसी सिस्टम में, लेकिन उस सिस्टम को छोड़ के बाहर नहीं है। इधर क्लियर? ये हो गया चार्ज कंजर्वेशन। नेक्स्ट एग्जैक्टली चार्ज। भाई चार्ज हम लोगों का बिना मास का एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्लियर हो गया? लेकिन मास बिना चार्ज का एग्जिस्ट कर सकता। क्योंकि जब भी हम लोग चार्ज की बात करेंगे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन या मतलब इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। तो एक जगह से दूसरे जो भी चार्ज जा रहा है उसके साथ क्या हो रहा है, मास भी ट्रांसफर हो रहा है। दैट मींस चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। तो ये हम लोगों का एक चीज है कि हमेशा जो भी चार्ज होगा उसके साथ हमेशा कुछ ना कुछ एसोसिएटेड मास होगा। क्लियर हो गया सब लोगों को? चलो ये समझ लेते हैं, उसके बाद जल्दी जल्दी हम लोग लिख लेंगे। नेक्स्ट इसमें चलो भाई, और किसी को कुछ याद आ रहा तो बताते जाओ। चार्ज जैसे एक बार बोलो। बिल्कुल सही है, वो जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे। भाई अगर न्यूट्रल बॉडी है, अब न्यूट्रल में इसके इलेक्ट्रॉन अगर निकालें तो इलेक्ट्रॉन को कोई तो लेने वाला होगा ना, अब हवा में तो नहीं उड़ता रहेगा, समझ आया कि नहीं? तो हम लोग कहेंगे कि ये बॉडी पे जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, और जो बॉडी इसको ले रहा होगा उसमें उतना ही नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। क्लियर हो? इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमेशा ये पेयर में क्रिएट होता है। अगर क्रिएट भी होगा तो हमेशा पेयर। पहले न्यूट्रल था तो ये नहीं था कोई भी, लेकिन जब क्रिएट हुआ तो हमेशा क्या होगा, पेयर में ही रहेगा, इक्वल और ये समझ में आ गया सबको? इसके बाद चार्ज मोशन के साथ वैरी नहीं करता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सबसे। भाई जैसे हम लोग कहते हैं कि जो मास है वो आइंस्टीन का थ्योरी कहता है कि जब मास मूव करता है तो उसका मास वैरी करेगा, लेकिन चार्ज कभी भी वैरी नहीं करता। किसी भी फ्रेम में हम लगा के देखें, जैसे रिलेटिव मोशन सब लोग पढ़े होंगे, एक फ्रेम में जाके दूसरे पर दूसरे का मोशन चेंज हो जाता है ना, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, जो भी है। तो इसी तरीके से हम किसी भी फ्रेम में जाकर देखें
किसी भी मूविंग बॉडी को किसी दूसरे मूविंग बॉडी से अगर देखते हैं तो उनके चार्जेस कभी भी चेंज नहीं होते। समझ आ गया? इसलिए हम लोग कहते हैं कि चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी और इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस ऑफ फ्रेम। ये समझ में आ गया सबको? चलो भाई, और किसी को कुछ याद आ रहा हो तो बताएं। हाँ चलो भाई, जो कुछ रहा था हमको लगा कि कोई नहीं बताएगा। चार्ज हमेशा एक अपने तरफ फील्ड प्रोड्यूस करता है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड पड़ा है या कोई भी मास अपने चारों तरफ क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसमें दूसरा कोई मास क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। उसी तरीके से हर एक चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट किए हुए है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड या चार्ज से रिलेटेड है, इसलिए उसको कहा गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमेशा एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, लेकिन कौन सा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, कौन नहीं कर रहा है? तो एक्चुअली सभी चार्जेस, चाहे वो रेस्ट में हो या मोशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। ये समझ में आया कि नहीं? चाहे रेस्ट पर हो या मोशन में हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। अब मान ले कि रेस्ट पे है और मोशन में आ गया, तो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? तो अब रेस्ट पर है तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। मोशन में आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा है। ये समझ आ गया? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, प्रोवाइडेड दैट इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये समझ आ गया? ये जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन इसके साथ जब एक्सेलरेशन आएगा तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को जो प्रोड्यूस कर ही रहा है, उसके साथ साथ ये ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको हम लोग बोलते हैं, नाम सुना होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करेगा। दैट मींस कि एक्सेलरेटिंग चार्ज ही सिर्फ क्या कर सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कर सकता है। इन शॉर्ट इसको हम लोग बोलते हैं ईएम वेव। आगे पूरा चैप्टर ही है ईएम वेव का, ठीक है ना? इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेटिंग चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हुआ चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और जो चार्ज रेस्ट पर है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये समझ आ गया सबको? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसको नोट करेंगे सब लोग। हेडिंग लिखा था ना, तो वन बाय वन करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, like charges repel each other and unlike charges attract each other. Like charges repel each other and like charges repel each other and unlike charges attract each other. Next, ये पहला होगा सब होगा। दूसरा, charge at rest produces charge at rest produces electric field only. Charge at rest produces electric field only. And charge moving with constant velocity. And charge moving with constant velocity. And charge moving with constant velocity produces electric field as well as magnetic field.
So this is electric field as well as magnetic field. हो गया सब लोगों का? और इसके बाद हम लोग बोले थे कि जब एक्सेलरेटिंग होगा तो क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ ईएम वेव भी प्रोड्यूस करता है. एक्चुअली ईएम वेव इज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड, तो ये अभी बस इतना बता दिए. अब इसके आगे सवाल नहीं पूछेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है. बस अभी ये जान जाओ कि जो ईएम वेव होता है वो दोनों फील्ड का क्या है? कॉम्बिनेशन है. आगे हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो बात करेंगे इस पर. अगला प्रॉपर्टी में लिख लो एक्सेलरेटिंग चार्ज. एक्सेलरेटिंग चार्ज produces electric field, magnetic field, produces electric field, magnetic field and electromagnetic wave. Electric field, magnetic field and electromagnetic wave. हो गया सब लोग का? तीसरा सॉरी हाँ जो भी नहीं. अभी हम लोग बात कर रहे थे कि चार्ज हमेशा क्वांटाइज रहता है और दो नेचर का चार्ज है, जैसे +5 और -3. इन दोनों को अगर आपस में मिला दें तो ये कितना हो जाएगा? +2. यानी कि चार्ज को हम लोग अलजेब्रा की तरह ऐड कर सकते हैं. इसको बोलते हैं हम लोग एडिटिव नेचर. इसको बोलते हैं हम लोग एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज. ये सारा डिस्कस नहीं होगा. तो ये हमेशा चार्ज जो भी है एडिटिव नेचर का होगा. लिखते जाओ. चार्ज इज एडिटिव इन नेचर. चार्ज इज एडिटिव इन नेचर. फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल एक लिख लेंगे. +5. अच्छा ये माइक्रोकूलम. तो केमिस्ट्री बुक ये माइक्रो प्लस सिंबल माइक्रोकूलम जिसको हम लोग बोलते हैं. अक्सर इसमें हम लोग यूज करेंगे इस चैप्टर में. माइक्रोकूलम +5 प्लस -3 माइक्रोकूलम प्लस -7 माइक्रोकूलम. ये टोटल कितना हो जाएगा? तो -5 माइक्रोकूलम. हो गया सब होगा. नेक्स्ट total charge of an isolated system. Total charge of an isolated system. Total charge of an isolated system remains conserved. Remains conserved. Total charge of an isolated system remains conserved. Next one is, अच्छा इसका एग्जांपल बता दीजिए लोग कंजर्वेशन समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट चार्ज इज क्वांटाइज्ड. Charge is quantized. That means, इसी में आगे लिखेंगे, that means charge on any body, that means charge on any body is an integral multiple of, charge on any body is an integral multiple of E. ये जो अभी थोड़ी देर पहले E लिखे थे, that is Q equal to plus or minus n into
ये लिख लें, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव, लेकिन वो ई का हमेशा क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, वेयर n इज 1 2 3 4 5 जीरो ले सकते हैं। तो जीरो चार्ज नहीं हो सकता किसी बॉडी पे। नहीं तो जीरो ले लेंगे तो चार्ज तो है ही नहीं है, समझ आ रहा है कि नहीं? अगर जीरो ले लेंगे तो n का वैल्यू तो चार्ज तो है ही नहीं, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यह 1 से ही शुरू होगा, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड ऑलरेडी यहाँ पर नेगेटिव प्लस और माइनस इंक्लूड कर दिया, समझ आ गया? हो गया सब लोगों का? देखो इसी से हम लोग पूछा, अगर कोई मान लेते हैं पूछ लिया ये चार्ज Q का वैल्यू हम लोगों का 1 कूलम है, तो ये एग्जिस्ट करने वाला चार्ज है कि नहीं है, तो इसका एग्जिस्टेंस हम कैसे दिखाएंगे? हाँ? तो चेक करेंगे कि ये E का इंटीग्रल मल्टीपल है कि नहीं है, तभी एग्जिस्टेंस प्रूफ होगा। और E का अगर इंटीग्रल मल्टीपल आता है तो उस केस में ये एग्जिस्ट करेगा, अगर नहीं आता है तो एग्जिस्ट, ये समझ आ गया? दैट मींस कि इसके एग्जिस्टेंस के लिए क्या कैलकुलेट करना होगा, n, यानी कि Q अपॉन E। अब ये n अगर इंटीजर आएगा तो ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा, और इंटीजर नहीं आएगा तो एग्जिस्ट, ये समझ आ गया? तो ये किसी भी चार्ज के एग्जिस्ट करने या ना करने का टेस्ट हो गया। Q इक्वल टू n से ही हम लोग प्रूव करें। ये इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब ये कौन डिस्कस कर रहे थे ना, इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन था ये, और हमेशा जब भी एग्जिस्ट करेगा ये मास के साथ, समझना कि नहीं? चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद, तो पहले इसी को लिख लो, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। Charge is always associated with a mass. Next is the magnitude of charge on any body. The magnitude of charge on any body is independent of, the magnitude of charge on any body is independent of motion of the body. Is independent of motion of the body. और अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे पीसीबी सिस्टम की बात कर रहे हैं, यूनिवर्स लेवल पे अगर बात करें तो चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, दो चार्जेस को मिला कर उनको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, तो ऐसा नहीं कि चार्ज डिस्ट्रॉय हो गया, समझ रहे? वो बस मिल के एल्जेब्रिकली वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करना है, वो खत्म नहीं हो रहा है। क्लियर? तो इस प्रॉपर्टी को भी लिख लो, like energy charge can never be created nor be destroyed. Charge can never be created nor be destroyed. Charge can only be neutralized. Charge can only be neutralized.
आपके इसके बाद तो समझ में आ जाएगा कि इक्वल और अपोजिट अमाउंट होना चाहिए। इक्वल और अपोजिट अमाउंट जब एक दूसरे में कंबाइन करेंगे तभी नहीं होता होगा। तो वो हम नहीं लिख पाए, आपको वो समझ जाना हो। सारा जो भी डिस्कस हुआ था हो गया ना, तो छूटा भी है। हाँ कॉपी लिखेगा। The creation of charge. चार्ज जब भी हम लोग का एग्जिस्ट करेगा हमेशा, तो थोड़ा सा इसको, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। चार्ज always exist in pairs. Charge always exists in pairs. हो गया सब होगा। चलो इसके बाद हम लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का बेसिक या यूं कहें कि लॉ, सब लोग नहीं होंगे। अच्छा हाँ, तो अब इसके पहले थोड़ा सा ये भी जानना जरूरी है कि वेक्टर सब लोगों को आता है, जैसे वेक्टर जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लिकेशन आता है ना जी। अगर किसी का वीक है तो थोड़ा सा उस पर अभी काम कर लो और डिवाइड कर लो, क्योंकि मैक्सिमम जो चीजें हैं 12th में वो है वेक्टर। 11th में सब लोग डील किए हैं मैक्सिमम क्वांटिटी किसमें, स्केलर में। जो 11th में मैक्सिमम क्वांटिटी जो क्या है, स्केलर है, और 12th में मैक्सिमम क्वांटिटी वेक्टर है। समझ आ गया? इसलिए जब भी हम लोग बात कर रहे होंगे हमेशा किसी न किसी वेक्टर क्वांटिटी की ही बात कर रहे होंगे। अक्सर बहुत कम स्केलर क्वांटिटी देखने को मिलेगा 12th में, ज्यादा क्वांटिटी में वेक्टर ही है। इसलिए वेक्टर का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये अच्छे से आना चाहिए। आता है सब लोगों को? भाई किसी को दिक्कत है तो बता दो। चलो मतलब ये तो हम मानी की करना है कि 11th का कुछ थोड़ा बहुत आता है, फिर भी कभी किसी को दिक्कत आ जाए तो वो बेहिचक पूछे। समझ आ गई? अगर मैं पूछूंगा तो फिर खटिया खड़ा कर दूं, नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट नहीं समझे, वेक्टर का डिवीजन पढ़ा है, वेक्टर का डिवीजन पढ़ाया गया था। सिर्फ प्रोडक्ट होता है, डिवीजन नहीं होता है भाई। कभी भी वेक्टर का डिवीजन नहीं होता है, ध्यान रखें। हमेशा वो मल्टीप्लिकेशन ही होगा। दो तरह का मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, पढ़ा क्या होगा। हाँ, तो वेक्टर का डिवीजन नहीं होता है। तो ऐसे ही बोल रहे थे तो भुला गया, डिवीजन नहीं होता। चलो एक थोड़ा सा, एक छोटा सा टेस्ट हम तुम्हारा लिए वेक्टर कर लेते हैं। ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। या कुछ और मतलब चलो अब सही पॉइंट पे आए। एग्जैक्टली जब ये पूछा जाए तो पहले तो ये थोड़ा सोचना जरूरी है कि इसमें पहले क्या करने के लिए पूछा गया हमसे। तो हमने इसमें कुछ भी नहीं दिया भाई। पहले हम लोगों का अगर ये मल्टीप्लाई होगा
क्वांटिटी जो भी लिखी हुई है क्या होगा, वेक्टर। ये समझ में आ गया। और इन दोनों का अगर हम लोग प्रोडक्ट पहले लेंगे तो ये क्या बनेगा, नहीं। तो कहने का मतलब है जो भी आपको बोला जा रहा है पहले खुद का दिमाग उसमें लगाओ कि कहीं क्वेश्चन जो पूछा गया हमसे इनकम्प्लीट टाइप तो नहीं दिखा, जो भी हम पढ़े हुए हैं उसी के बेसिस पर कहीं इनकम्प्लीट टाइप तो नहीं है। जब तक ये सोचोगे नहीं तब तक नहीं आएगा। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा अच्छे से सीखना अगर है तो मैंने कहा ना कि जो भी पढ़ाया जा रहा है उसमें अपना दिमाग लगाओ और उसी में क्वेश्चन रेज करना, सब ज्यादा से ज्यादा सीख पाओ। क्लियर बात नहीं? तो कहने का मतलब है पढ़ने के लिए तो सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा अच्छे से दिमाग लगा के पढ़ेंगे तो हमको ज्यादा फायदेमंद। कहीं से भी क्वेश्चन किसी तरह से घुमा के पूछेगा हम बना लेंगे, जो लोग रटते हैं वही घुमाता हुआ क्वेश्चन नहीं बना पाते। समझा क्या? इसलिए साइंस को रटना नहीं है, समझना है। कूलम्स लॉ सबसे इंपॉर्टेंट लॉ इस चैप्टर का। कूलम्स लॉ कुछ लोग जानते भी होंगे, ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा ना जी। हाँ सर। कौन सा लॉ? न्यूटन। हाँ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं, है कि नहीं? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चलो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, दो पॉइंट मासेस, पॉइंट ही क्यों, बड़ा क्यों नहीं? भाई ये जो लॉ दिया गया वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होगा इन्हीं पॉइंट मासेस के लिए, ये समझ में आएगी। लेकिन अगर कोई दो बॉडीज इन पॉइंट मासेस की तरह अगर बिहेव करें तो उन पे भी हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू स्फीयर्स, पता है ना जी, फॉर एग्जाम्पल टू स्फीयर्स, लेकिन एक स्फीयर ले लें और एक आर्डिनरी बॉडी ले लें तो अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर, नहीं कर। सेंटर ऑफ मास कोई फार्मूला अप्लाई किया वहां पे नहीं, इसलिए इसके लिए हम लोगों का एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये दो बॉडीज अब ये दो पॉइंट मासेस की तरह बिहेव नहीं करती। ये समझ आया कि नहीं? अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसका मास यहाँ ले लेंगे और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ ले लेंगे फिर फार्मूला लगाएंगे, ये लोग नहीं। तो ये चीजें हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। उसी तरीके से ये कूलम्स लॉ जो भी है, दिस इज गिवन फॉर 2 पॉइंट चार्जेस, ओनली 2 पॉइंट चार्जेस। लेकिन कोई अगर बॉडी है, चार्ज बॉडी, और वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी, तब हम लोग उसके लिए भी क्या कर सकते हैं, कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनते रहो, क्योंकि यही अक्सर गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन जब आते हैं और उसमें जब ध्यान से नहीं सुनते हो तभी आप गलत करते हैं। तो ये पॉइंट मासेस, चलो ग्रेविटेशन में हम लोगों का ये तो पढ़ चुके हैं। अब आते हैं हम लोग, दो चार्जेस हैं, एक का मैग्नीट्यूड Q1 और दूसरे का Q2। अभी नेचर की बात नहीं करना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है, R। तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो फोर्स किसकी वजह से, ध्यान सुनेंगे। अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। अब ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर क्रिएट कर रहा है, उसमें कोई दूसरा चार्ज जैसे ही आएगा वो क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस। ये समझ आएगा नहीं? और जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स, उस फोर्स को क्या बोलना है, इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो ये अपने चारों तरफ पूरे स्पेस में, पूरे स्पेस का मतलब यहाँ से लेके इंफिनिटी तक, इसके आप अराउंड में चारों तरफ स्पेस बोलेंगे तो कहाँ तक बोलेंगे, यहाँ से हम लोग का इंफिनिटी तक थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली देखेंगे तो हो सकता है यहाँ से यहाँ पर भी खत्म हो जाए, हो सकता है जी। तो वो प्रैक्टिकली है, लेकिन थ्योरेटिकली अगर बात करेंगे तो यहाँ से कहाँ तक,
इनफाइनाइट तक। तो ये हम लोगों का अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किए हुए है और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ये आ गया तो ये क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर। उसी तरीके से आप कहें कि ये अपने चारों तरफ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और उसमें अब ये चार्ज आ गया तो ये भी क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस। दैट मींस हम कह सकते हैं कि दोनों पे फोर्स लग रहा है एक दूसरे की वजह से, यानी दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है। अब दोनों एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहा है वो डिपेंड करेगा कि यहाँ दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। जब अपोजिट नेचर का होगा तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और सेम नेचर का होगा तो रिपेल करेगा। समझ आ गया? तो मान लेते हैं कि हम लोग दोनों सेम नेचर के हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव। तो इस पर यस इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो किधर, टुवर्ड्स राइट। रिपेल करेगा तो दूर भगाना चाहेगा ना। तो इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लग रहा है वो हमेशा अवे की तरफ होगा और इसकी वजह से जो इस पे फोर्स होगी इससे अवे की तरफ ही होना चाहिए, क्योंकि ये चाहता है कि ये तुम और दूर करेगा। दिस इज फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। और ये हो गया फोर्स ऑन टू ड्यू टू। ये समझ आ गया? अब इन दोनों को एक सिस्टम मान ले। दोनों क्या कर रहे हैं भाई, ध्यान सुनते रहो। लिखने की बारी है कि जल्दी से लिख लेंगे, बस पहले समझ लो उसके बाद लिखने की बारी है। दोनों को एक सिस्टम मान लें और इस पूरे सिस्टम में नेट फोर्स कितना, जीरो हुआ। यानी कि हम कह सकते हैं कि पूरे सिस्टम पर बाहर से कोई फोर्स नहीं है, जो भी फोर्स है क्या सिस्टम के अंदर का इंटरनल फोर्स हो। दैट मींस ये दो चार्जेस का अगर जो सिस्टम है इस पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया, जो भी फोर्स हो गया क्या इंटरनल। क्लियर हो गया? सिर्फ इसको अगर सिस्टम बनाएंगे तो अब इसी के लिए यही फोर्स क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल। समझ में आ रहा? सिर्फ इसको सिस्टम बनाओगे तो ये क्या हो गया, एक्सटर्नल, और ये एक्सटर्नल एजेंट हो गया। उसी तरीके से इसकी बात करेंगे तो ये एक्सटर्नल हुआ और ये एक्सटर्नल एजेंट। तो डिपेंड करता है कि हम सिस्टम किसको कंसीडर कर रहे हैं। और ये सिस्टम का कॉन्सेप्ट अभी नहीं, वेक्टर एंड फोर्सेस से ही पढ़ते आ रहे हो सबको। ये हम लोगों का है फोर्स ऑन वन। दिस इज, अब ये बनाते रहो, फोर्स ऑन वन ड्यू टू और F21, this is force on Q2 due to Q1. अगर हम लोग बात करें तो ये दोनों जो फोर्सेस हैं इनका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम लोग कहेंगे कि देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल। F12 mod is equal to F21 mod और F12 is negative of F21। इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन इज अपोजिट। समझ आ गया? तो कुल मिला के यही हम लोग अगर लिख लेते हैं तो ये दोनों बता देता है कि मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, क्योंकि मॉड लेंगे तो दोनों का मॉड सेम होंगे, और साइन जो है वो क्या होता है, दोनों एक दूसरे के। समझ आ गया कि नहीं? तो ये दोनों फोर्स हमेशा इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। और इसमें हम लोग कह देते हैं, लेट अस सपोज इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, F बोल देते हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल ही, तो मान लिया कि ये F। तो
अब F का जो वैल्यू है वो कितना है? K Q1 Q2 by R square. According to Coulomb's law, force magnitude is K Q1 Q2 by R square. Where K is called, यहाँ जो है मीडियम, यहाँ पर क्या है मीडियम? हाँ, डायग्राम में ये मीडियम जो भी है, एयर में दोनों चार्ज पार्टिकल रखते हैं, उधर आना फिर से, वो उधर एयर, दोनों चार्ज पार्टिकल किसमें रखे हुए? एयर में। उस केस में हम लोग बोलते हैं दिस K is called Coulomb's constant, where K is 1 by 4 pi epsilon naught, and this is called Coulomb's constant. And this epsilon naught is called Permittivity. of free space भाई ये सिंबल आई थिंक ये सब लोग रेडिएशन वगैरह में देखा होगा। Yes. तो इसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं एंड दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका जो वैल्यू है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का, इधर सब लोग लिख दिया था 8.85 into 10 to the power minus 2. and the value of E is epsilon naught. It is 8.85 into 10 to the power minus 12. चलो इसका यूनिट क्या होगा? Coulomb square by Newton. ध्यान तो ले। अब देखो यूनिट बनाने की जरूरत, ये जो फार्मूला है वहीं से बना सकते हैं भाई। फोर्स होता है न्यूटन, और डिस्टेंस है ना, इसका ऐसा ही मीटर स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा इधर, फिर ये हम लोग Q1 Q2 कूलम्ब स्क्वायर बन जाएगा। तो हम इधर डिवाइड कर देंगे तो K होगा, और K एक्चुअली में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो जो 4 पाई तो कांस्टेंट है ना, तो जो K का यूनिट बनेगा उसी का इनवर्स एप्सिलॉन का यूनिट होगा। तो एप्सिलॉन का यूनिट क्या बनना चाहिए? कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? किसी को अभी भी डाउट है? यानी कि इसका यूनिट हम लोगों का कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। हो गया सब लोग का? अब यहाँ पर साथ ही साथ में ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था, उसमें ये फोर्स एक्सपीरियंस किया था। दैट मींस कि इस जगह पर इसका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ रहे हैं? हाँ, ध्यान सुनेंगे, इसी के बाद ये अगले टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, टाइम की वजह से खत्म हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इतना फोर्स लगा है, इसी को हम यहाँ रख देंगे, यानी कि आर चेंज हो गया तो फोर्स का वैल्यू चेंज होगा ना, लेकिन इस चार्ज का वैल्यू तो हमने चेंज नहीं किया। दैट मींस इसके द्वारा यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड था अब यहाँ पर चेंज हो गया, इसलिए फोर्स का वैल्यू क्या हो गया? चेंज कर दिया। यानी कि इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ प्रोड्यूस हो रहा है या बन रहा है वो हर एक पॉइंट पर अलग अलग, हर एक चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है हर एक पॉइंट पर उसका अलग अलग वैल्यू होगा, तभी हम लोगों का फोर्स चेंज हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले तो इसमें हम लोग क्वेश्चंस कुछ देखेंगे और इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, ध्यान सुन लें। वेक्टर एंड फोर्सेस में सब लोगों ने पढ़ा होगा कि वेक्टर या दो फोर्सेस, तीन फोर्सेस, चार फोर्सेस कैसे ऐड करते हैं, उसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हो, राइट?
वो सब लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ गया होगा, समझ आ गई? हाँ, उसमें गलती कोई करेगा तो फिर समझना, मैंने कहा पहले ही पता रहेगी कि उसमें वेक्टर कैसे ऐड होता है, उसका रिजल्टेंट कैसे निकलता है, मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, ये सारा वेक्टर और फोर्सेस में पढ़ाया गया है। तो आज जाके, अभी तो कुछ पढ़ाया नहीं गया, आज जाके करना क्या है, फिजिक्स में वेक्टर एंड फोर्सेस को ही अच्छे से रिवाइज करना है ताकि तुम्हारा 11th का भी रिवाइज हो जाए। समझ गया? अगले क्लास से इसमें फिर शुरू हो जाएगा। आयुष कुमार, अभिषेक कुमार, आदित्य कुमार, सर आदित्य राज, बोलना है बाबू, आदित्य शर्मा, आदित्य सिंह, अमृत राज, अमितांशु मोहन, सर अनंत राज, अनन्या सिंह, अनिमेश चंद्रा, अंकित कुमार, अनुभव जायसवाल, अनुष्का आनंद, आर्यन आनंद, आर्यन कौशिक मिश्रा, सर अखिलेश आयुष कुमार, आयुष कुमार, सिया लाल, हर्षराज सिंह, हर्षित राज, सुकेश, कार्तिकेय पाल, कुमार नीरव, राघव, मयंक सिन्हा, मोहम्मद रेहान, रिनाल सिंह, निशांत राज, सुरज सिंह, प्रसून कुमार, प्रिंस आदित्य, प्रियांशु कुमार, दोनों हैं बाबू, दोनों प्रेजेंट हैं। और रवि रंजन,